नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लगातार पिछले कई सालों में और मैं कहूंगी सबसे ज़्यादा पिछले कुछ हफ्तों में जो एक सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि भारत में जिस तरह से धर्मांधता, बहुसंख्यकवाद की राजनीति, नफरत और हिंसा का जो दौर हम ये देख रहे हैं, आखिर ये कब ख़त्म होगा? इसकी वजह क्या है? कौन लोग हैं जो इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं? एक तरफ जो है भारत में बढ़ता हुआ जो बहुसंख्यकवाद है, बहुसंख्यकवादी जो हिंसा है वो लोगों को परेशान कर रही है, और दूसरी तरफ है बढ़ती बेरोजगारी, घटती अर्थव्यवस्था। क्या इन दोनों का कोई संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक नजर आ रहे हैं जिसका फायदा भाजपा उठा रही है? अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी की बात माने तो उनका ये कहना है कि ये बेरोजगार जो लाखों युवा हैं ये दरअसल जा रहे हैं इन भीड़ों में, जो ये रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, धार्मिक जुलूस निकल रहे हैं, जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर युवक नाच रहे हैं, या जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जो एक बहुसंख्यकवाद का पूरा उन्माद दिख रहा है, उसकी एक वजह है कि बेरोजगारी और गिरती हुई अर्थव्यवस्था, जहां कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के मायने ढूंढने की कोशिश कर रहा है ये हिंदू युवा, जो कि अपने को एक धर्म रक्षा का एक तरह से हिस्सा मानने की कोशिश कर रहा है या करता हुआ दिख रहा है। क्या वाकई यही मुद्दा है? क्या वाकई यही वजह है, या फिर इसको एक तरह से सरलीकरण करें, पूरी समस्या का? क्योंकि एक तरफ जहां की बड़े बड़े मंचों से जो भगवा पहने हुए लोग हैं वो नरसंहार की ललकार और पुकारों की आवाज़ें निकाल रहे हैं, ऐसे में क्या सिर्फ इन बेरोजगार युवाओं को दोष देना ठीक होगा, या ऐसा लगता है कि ये चुनावी राजनीति या फिलहाल जिस तरह की राजनीति नजर आ रही है उससे बिल्कुल अलग एक देश का पूरा चरित्र बदलने की कोशिश हो रही है? एक जो धार्मिक धर्मनिरपेक्ष जो लोकतंत्र है उसको एक धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये तमाम तैयारी की जा रही है, जिसमें बेरोजगार युवा भी शामिल है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेंगे, और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात वो है कि 2024 की जो पूरी जंग नजर आ रही है, जिसमें ऑपोजिशन में कहीं ना कहीं एक निराशा है, क्या वाकई ये मान लिया जाए कि वो जंग ओवर हो चुकी है? फिर से नरेंद्र मोदी या भाजपा इस चुनाव में जीतने वाले हैं? 2022 में अभी 2 महीने पहले जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसके नतीजे के बाद से लगातार ये आवाजें उठ रही हैं। पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प कुछ दिनों पहले आर्टिकल लिखा और ज्यादातर भारत की जो मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है उस पर टिप्पणी करते रहते हैं। यशवंत सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। यशवंत सिन्हा जी, बहुत दिलचस्प आपकी बात मुझे ये लगी कि दो अलग अलग तरीके के जो मैं कहूँगी तथ्य या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ये हैं कि जो भारत की आर्थिक स्थिति है और जो बेरोजगारी है वो एक तरफ, और दूसरी तरफ जो बहुसंख्यकवाद या मैं कहूँगी जो एक हिंदुत्व की विचारधारा का जो एक दबाव हो रहा है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें पढ़े लिखे युवा भी हो सकते हैं जो इसमें शामिल हों। हालांकि आपने अपने आर्टिकल में आर्ग्यूमेंट ये दिया है इस आर्टिकल में कि चूंकि उन लोगों के पास रोजगार नहीं है इसलिए वो इस तरफ जा रहे हैं। क्या मैं सही समझी हूँ उस बात को? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि मैंने अपने लेख में कहा कि दोनों मुद्दे कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए, और भयानक बेरोजगारी जो इस समय है, उससे ध्यान बटाने का क्या तरीका हो सकता है? एक ही तरीका है कि उनको अम, ये जो सांप्रदायिकता का की आग है, उसमें उनको झोंक दो। और ये कैसे होता है, जैसे कि हर जगह हमने देश में देखा कि किसी न किसी नाम पर एक जुलूस निकलता है। कभी-कभी जुलूस कानून के अंतर्गत होता है, कभी-कभी कानून के अंतर्गत नहीं होता है। जैसे कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ था कि जिस जुलूस को लेकर दंगा हुआ, उसके लिए कोई अनुमति ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जितने बेरोजगार नौजवान हैं, जैसा मैंने अपने लेख में कहा, वो कहीं न कहीं चले जाते हैं उसमें, वो एक मॉब का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर मॉब का हिस्सा बनकर वो जो चाहे कर सकते हैं। जिस तरह का चाहे व्यवहार कर सकते हैं, लोगों को गाली बक सकते हैं, दूसरे समुदाय को गाली बक सकते हैं, हाथ में तलवार है, डंडा है, कोई दूसरा हथियार है, और कुछ समय के लिए उनको एक बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक संतोष मिलता है कि उनके हाथ में सारी ताकत आ गई है। और जब वो खास करके दूसरे धर्म के धर्म स्थानों के सामने से गुजरते हैं तो उनको और ज्यादा जोश आ जाता है, और वो वहां और जोर जोर से नारे और भद्दे नारे
लगाने लगते हैं, गाली बकने लगते हैं। दूसरे समुदाय के लोग जो हैं वो भी तैयारी करके बैठे हैं कि अगर ये परिस्थिति आएगी तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे। तो एक अजीब सी परिस्थिति का निर्माण होता है दोनों समुदायों में, जी, जिसके लेकिन चलते यशवंत सिन्हा जी, आप भिड़ जाते जी हैं। हाँ, यशवंत सिन्हा जी, आपकी बात से सीमित रूप से तो सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ और दलीलें और तथ्य पेश करना चाहती हूँ, जिससे ये पता चलता है कि ये शायद एक सिंप्लीफिकेशन है जो पूरा मुद्दा है हमारे सामने। आप ये देखिए कि अलग-अलग जगहों पर धर्म संसदें हो रही हैं, जहाँ से युवाओं के अलावा अन्य भी लोगों को, जो युवा नहीं हैं, उनको भड़काया जा रहा है एक ख़ास समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ, जिसमें एक पूरी युवा पीढ़ी एक नशे में चूर होकर मस्जिदों के सामने जाके बाकायदा अब्यूजिव गानों पर नाचती है। ऐसे गाने जो मैं और आप शायद सुनना भी पसंद ना करें, उस तरह के गानों पर। इसके अलावा हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, एक पूरी मॉब तैयार की जा रही है फौज के, हम एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मस्जिदों को क्लेम किया जा रहा है कि ये मंदिर हुआ करते थे, खुदाई की बातें की जा रही हैं। एक अयोध्या के बाद अब ज्ञान वापी की बारी आ गई है, काशी के अलावा मथुरा का भी जिक्र हो रहा है, पूरा इतिहास बदल देने की बात हो रही है। और आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर या जो बेरोज़गार युवा हैं, ये सिर्फ उसमें शामिल हैं, ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया इस बात को रिकग्नाइज़ कर रही है कि नरसंहार की पूरी तैयारी भारत में हो रही है। नहीं, शायद मैं अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पाया आरफा जी। अ, मैं ये कह रहा था कि तात्कालिक रूप से अगर देखा जाए तो जो जुलूस निकलते हैं उसमें किस प्रकार के लोग, मैंने बताया व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कि इसमें इसी प्रकार के लोग होते हैं जो बेरोजगार होते हैं और जिनको कि कोई तात्कालिक लाभ चाहिए या संतोष चाहिए। लेकिन आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है कि एक बड़े पैमाने में, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ये सब कुछ हो रहा है और उसके पीछे एक गहरी चाल है। और वो चाल ये है कि अगर हम देश को सांप्रदायिकता के नाम पर बांटते हैं, समाज को सांप्रदायिकता के नाम पर बांटते हैं, उस देश को जहाँ पर कि 80% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं और हिंदू खुश होकर अगर हमारे साथ जुड़ते हैं चुनाव में, हमको वोट देते हैं, तो फिर मेरा जो चुनाव में हमारी जो विजय है वो बिल्कुल सुनिश्चित है और कभी कोई हमें चुनाव में हरा ही नहीं सकता है और हम सत्ता में बराबर बने रहेंगे। तो ये एक नया फॉर्मूला सत्ता में बने रहने का ढूंढा गया है और ये पुराना फॉर्मूला है, आज का फॉर्मूला नहीं है। मुझे लगता है कि कम से कम 2 दशक पुराना फॉर्मूला है जिसको हम लोगों ने कार्यान्वित होते हुए, इम्प्लीमेंट होते हुए देखा गुजरात में और वो पूरे देश में लागू किया जा रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात मॉडल की बात होती थी, वो कहा जाता था कि ये विकास का मॉडल। मैंने एक दूसरा लेख लिखा था इंडिया टुडे में, जिसमें मैंने कहा कि अब हम जानते हैं इस बात को कि गुजरात मॉडल जो था अभी विकास का मॉडल नहीं है, वो घृणा का मॉडल है, हेट का मॉडल है और दोनों समुदायों के बीच में घृणा पैदा करके बहुसंख्यक समुदाय जो है उससे उसके वोट का लाभ उठाकर सत्ता में बने रहने की ये एक साजिश है, एक तरीका है और इसको बड़े पैमाने पर अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। आपने उत्तर प्रदेश की बात की, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहां पर कि काफी जोर से इसको मैं चलाया उत्तर गया। प्रदेश पे आती हूँ, यशवंत सिन्हा जी, मैं उत्तर प्रदेश पे आती हूँ। आपकी इस बात को पूरी तरह से समझ लेती हूँ पहले, कि दर्शक भी ये जानना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो बेरोजगार युवा है ये फुट सोल्जर की तरह काम कर रहा है उस विचारधारा को लागू करने के लिए जिसकी बुनियाद पर भाजपा और आरएसएस ये चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए, खुद अमित शाह जी कह चुके हैं कि 50 साल हम राज करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये बेरोजगार युवा नहीं होता और इसके पास जिंदगी में कोई सही मकसद होता, कारोबार होता, इसके पास नौकरी होती, तो शायद जमीन पर काम करने वाले फुट सोल्जर्स नहीं मिलते इस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कम से कम इतनी बड़ी संख्या में नहीं मिलते
मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई अ, रोज़गार किसी को मिला हुआ है, कोई ऑफ़िस जाता है, कोई कारखाना जाता है, कोई दुकान जाता है, रोज़मर्रे अपने जीवन को इस तरह व्यतीत कर रहा है, कुछ कमाई होती है, उसके साथ वो परिवार का समर्थन कर रहा है, चला रहा है, तो ये व्यक्ति बहुत आसानी के साथ उस मॉब में शामिल नहीं हो। हालाँकि मैं ये भी मानूँगा, स्वीकार करूँगा कि जो परिस्थिति आज के दिन बन गई है, शायद इस प्रकार के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। केवल बेरोज़गार जो नौजवान हैं, वही शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग शामिल होते हैं, और मैंने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको कहा कि मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनके चेहरे देखे हैं। साल दर साल मैंने उनके चेहरे देखे हैं, जिसमें एक बड़ी ख़ास चमक आ जाती है, जब वो इस प्रकार के जुलूस में शामिल होते हैं। अब उनको लगता है कि वो सारी दुनिया के बादशाह बन गए और दूसरे समुदाय के लोगों को दबा देना उनके लिए बाएँ हाथ का खेल है। जी तो हाँ। ये ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये आज पिछले कुछ वर्षों से पैदा हुई है, जानबूझ के पैदा की गई है और पैदा इसलिए की गई कि इससे उनको लगता है कि लगातार उनको इसका चुनावी लाभ मिलता रहेगा। नहीं, जैसे लेकिन उनको इसका चुनावी यशवंत लाभ सिन्हा जी, एक तो गुजरात में महत्वपूर्ण मिलता बात रहेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए, भाजपा के लिए तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है कि जब तक लोगों का ध्यान भटका रहेगा तो उनको लोग वोट देते रहेंगे और उनकी जो नाकामियां हैं उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन साथ साथ ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि अब ये जो ये मिलिटेंट आइडियोलॉजी आगे बढ़ रही है, जो सिर्फ हिंसा और अराजकता और अस्थिरता के रास्ते पर देश को ले जा रही है, इसको अब चुनाव से डिटैच करके देखने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे भी राज्य हैं जहां हाल ही में चुनाव नहीं होना है या हाल ही में चुनाव हो के चुका है, भाजपा जीत के चुकी है, उसके बावजूद भी ये जो धारावाहिक जो निरंतरता है इस हिंसा की, ये जो निरंतरता है जो मुस्लिम विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति और विचारधारा की, ये अब चुनाव से रिलेटेड नहीं है कि 5 साल पहले इस तरह की चीज हो रही है। अब तो ये धारावाहिक तौर पर एक हमें डे टू डे जो एवरीडे वायलेंस और एवरीडे जो हेट्रेड है उसका सामना करना पड़ रहा है। क्या हम इस बात को देख पा रहे हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस देश में कहीं न कहीं चुनाव, किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होते रहते हैं। जैसे अभी कर्नाटका के चुनाव, कर्नाटका अस्थिर क्यों हो गया, डिस्टर्ब क्यों हो गया? क्योंकि कर्नाटका में कुछ दिनों के बाद चुनाव आने वाले हैं और कर्नाटका में केवल हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, हिंदू क्रिश्चियन भी हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर शायद क्रिश्चियन आबादी इस तरह की है कि उनको अगर हम इसमें लपेटते हैं, तो इससे भी हमको चुनावी लाभ होगा। तो मैं इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देख रहा हूँ कि देश को एक खास दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है, समाज को बराबर के लिए बाँटने का प्रयास हो रहा है और दूसरी तरफ राजनैतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो ये आज सत्ता में जो लोग बने हुए हैं, उनको सतत सत्ता में बनाए रखने का एक उपाय भी है। और जी। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि हमने एक ऐसा मैजिक फ़ॉर्मूला ढूँढ लिया है, जिसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है और हम बराबर सत्ता में जब तक चाहें बने रहेंगे। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश को मैंने बहुत नज़दीक से इस चुनाव में कवर किया, कई महीनों तक वहाँ पर ज़मीन पे जाके मुद्दों को समझने की कोशिश की और मैंने ये महसूस किया कि भाजपा को भी इस बात का पूरे तरीके से अंदाज़ा था कि सिर्फ हिंदुत्व, सिर्फ बहुसंख्यकवाद, सिर्फ नफरत के बल पर वो चुनाव नहीं जीत सकती है। यानी कि उसे लिमिटेशन ऑफ हिंदुत्व जिसे हम कहें, या जो सीमितता है उसका अंदाज़ा था। हिंदुत्व की सीमितता क्या है, किस हद तक उसके फैलाव से उसको फ़ायदा हो सकता है, और इसीलिए जो पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म है उसको वो आगे लेकर आई है। क्या आपको लगता है कि जब आपने ये कहा कि बेरोजगारी का आप जिक्र कर रहे हैं, गिरती हुई अर्थव्यवस्था का, आप कह रहे हैं कि जो पूल है हमारा पूरा एम्प्लॉयमेंट का, उससे किस तरह से कुछ करोड़ लोग बाहर आ गए हैं,
आपने पूरा बाकायदा एक विस्तार से, एक तफसील से आपने उसमें एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक युवा है, वो घर बैठा हुआ है, उसके पास कुछ काम नहीं है और माँ बाप से भी उसको दिन भर बुरा भला सुनना पड़ रहा है, और बाहर जाता है, अचानक उसे वैलिडेशन मिलता है, वो एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है और धर्म की रक्षा भी कर लेता है। ये तो एक तरफ आर्ग्यूमेंट रहा जिसमें पूरी तरीके से दम है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो न सिर्फ कि उनके पास रोजगार नहीं है, बल्कि उन्हें रोजगार की कोई उम्मीद भी नहीं है, और अब नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके लिए एक तरह के एक ब्रेड विनर के तौर पर, एक ऐसा व्यक्ति जो प्राइम ब्रेड विनर है उसके तौर पे देखा जा रहा है। वो घर पे गेहूं पहुंचा रहे हैं, दाल पहुंचा रहे हैं, चावल भी मिल रहा है, राशन में जो है वो तेल भी मिल रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ उत्तर प्रदेश, हालांकि गरीब राज्य है, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। ये वेलफेयरिज्म जो है जिसमें कि कितने लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं आज के दिन, और मुफ्त में लोगों को सब कुछ देने का एक प्रयास हो रहा है। ये कहाँ जाके रुकेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था की जरा भी जानकारी है तो मैं आपसे दावे के साथ कहना चाहूंगा कि इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता है। ये जो मुफ्तखोरी का एक युग शुरू हो गया है, इसको आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। अभी हाल में जो आंकड़े आए उसमें जो राजकोषीय घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट, वो 6.7% पर दिखाया गया और सब लोगों ने बड़ा संतोष व्यक्त किया कि बहुत बढ़िया हुआ, जितना हम डर रहे थे उतना बुरा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर साधारण शब्दों में समझने का प्रयास किया जाए तो इसका मतलब हुआ कि सरकार लाखों करोड़ रुपया हर साल उधार ले रही है, जो देश का कर्ज है उसको बढ़ा रही है, भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके ऊपर बड़ा भारी बोझ लाद रही है। था कि महात्मा गांधी ने कहीं लिखा कि वो सदाव्रत के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब लोगों को मुफ्त में भोजन देना, उनको काम से दूर रखना और बिना किसी तरह का काम लिए हुए शारीरिक परिश्रम के बगैर उनको भोजन देते रहना, ये कतई उचित नहीं है। लेकिन आज की सरकार को उससे क्या मतलब? आज की सरकार को केवल एक चीज से मतलब है, वो है वोट। तो इसीलिए वेलफेयरिज्म जो है वो हम आप नहीं कह रहे हैं, वो तो सरकार के लोगों ने कहा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा इस बात को कि हमारे पास बेनिफिशियरीज का, हमारे जो जितने जितनी योजनाएं हमारी चलती हैं उसके लाभार्थी जो हैं उनकी इतनी बड़ी फौज खड़ी हो गई है कि वो अगर हमको वोट देते हैं तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री का वो मशहूर वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे उनको एक महिला ने कहा कि मैं तो उसी को वोट देंगे जिसका मैं नमक खा रही हूँ, और वो नमक मोदी जी का खा रही हूँ, इसलिए मोदी जी को ही मैं वोट दूंगी। जैसे मोदी जी अपने घर से उनको खाना पहुंचा रहे हैं, सरकारी फंड का दुरुपयोग करके ये सब काम हो रहा है। और खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो हद ही हो गई, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाव के ठीक पहले दिसंबर के महीने में भारत सरकार की योजना को और मजबूत करते हुए, आगे बढ़ाते हुए नमक, तेल खाने का और ये शायद मसाला, चाय, सब कुछ वो देने लगे लोगों को, एक अलग से पैकेट देकर। तो ये कहाँ तक सत्य है मैं नहीं जानता हूँ। मुझे याद पड़ता है कि भाजपा की ही सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, मैं वित्त मंत्री था, तो हम लोगों ने कॉन्शियसली इस बात को तय किया कि हम रोजगार पैदा करेंगे, लोगों को इस बात का अवसर देंगे कि वो परिश्रम करें और काम करें, काम के बाद उनको जो पैसा मिलता है उससे वो अपना जीवन यापन करें। मुफ्त में बैठा के भोजन नहीं देंगे जब तक कि कोई बहुत विशेष परिस्थिति नहीं पैदा हो जाए, जैसे अकाल। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट जो है वो इस सरकार ने पूरी तरह बदल दिया है। और नया डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट जो है वो है कि सांप्रदायिकता फैलाओ, समाज को बांटो हिंदू और मुसलमान में,
अगर आवश्यकता हुई तो हिंदू और क्रिश्चियन में एक तरफ तो ये करो और दूसरी तरफ वेलफेयरिज्म, जैसा आपने कहा कि मुफ्त में लोगों को सब कुछ पहुंचाओ और ये उम्मीद करो कि वो इतने हमारे कर्ज में दब जाएंगे कि हम ही को वोट दें। और खासकर ये भी याद दिलाना जरूरी है दर्शकों को, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे थे कि कांग्रेस की हार का स्मारक बनेगा मनरेगा के लिए। उन्होंने देश की संसद में इस बात को कहा और अब मनरेगा से भी 4 कदम आगे बढ़ के लोगों के घर में राशन पानी, जैसे आप ये कह रहे हैं कि नमक तेल राशन पानी सब कुछ पहुंचाने लगे घर पर ही, कि हमें वोट दे दीजिए किसी भी कीमत पे दीजिए। लेकिन यशवंत सिन्हा जी, अब मुझे ये बताइए, आपकी इस पूरे माहौल को अगर देखा जाए, जैसे आप खुद ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने घर से राशन पहुंचा के आ रहे हैं, जो आम जनता है देश में, खासकर गरीब जनता है जिस तक लोकतंत्र की, मैं कहूंगी शिक्षा की रोशनी तक ढंग से नहीं पहुंची है, उसके लिए तो जब प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ वो झोले पहुंच जाते हैं, वो पैकेट्स पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें खाना मिल रहा है, ऐसे में चाहे वो उस तबके के लोग भी हों जो पारंपरिक रूप से भाजपा के वोटर्स नहीं भी रहे हैं। अब तक ये कहा जाता था कि जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति है उसका काउंटर है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स, सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स। लेकिन अब सामाजिक न्याय की जो पूरी पॉलिटिक्स थी जिसमें पिछड़े लोग थे, दलित लोग थे, वो भी इस कभी वेलफेयरिज्म तो कभी बहुसंख्यकवाद, कभी हिंदुत्व, दोनों के साथ, दोनों में संक्रमित होकर भाजपा की तरफ चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग तो ऐसे मिले जो ये तक कह रहे थे कि एक तरह से उनके लिए ये एक धार्मिक कार्य है, भाजपा को वोट डालना एक धर्म रक्षा का कार्य है, धार्मिक कार्य है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है राजनीति। एक तरफ मुफ्तखोरी, दूसरी तरफ धार्मिक उन्माद, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। और इसका जो भी राजनीतिक दल चुनाव में हैं, उनको इसका मुकाबला करने के लिए एक वैकल्पिक नैरेटिव, ऑल्टरनेटिव नैरेटिव के साथ लोगों के सामने जाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि कैसे ये नहीं चल सकता है, नहीं चलना चाहिए, और कैसे ये ऑल्टरनेटिव नैरेटिव उनके लिए बेटर है। अगर वो हम कर पाए तब तो हमें कुछ उम्मीद है, अगर वो हम नहीं कर पाए तो आने वाले भविष्य में कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँ कि इस नैरेटिव का मुकाबला कई प्रदेशों में वहाँ की रीजनल पार्टीज कर रही हैं और सफलतापूर्वक कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं, ओडिशा में नवीन पटनायक कर रहे हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोग कर रहे हैं, तमिलनाडु में इसका मुकाबला हो रहा है, केरल में इसका मुकाबला हो रहा है, कुछ हद तक महाराष्ट्र वगैरह में भी इसका मुकाबला हुआ, राजस्थान। तो इसका मुकाबला हो रहा है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि राजनीति जो है वो एक दो फैक्टर पर, और खास करके चुनावी राजनीति, वो एक या दो या तीन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। और वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो एक खास चुनाव को प्रभावित करेंगे, इसका बहुत गहराई में जाके अध्ययन करना चाहिए पार्टीज को, और उसी प्रकार अपनी रणनीति उनको बनानी चाहिए। और मैं व्यक्तिगत अनुभव, चुनावी अनुभव के आधार पर आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल यही नहीं कर रही है। अरफा जी, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज दो और बहुत बड़ी ताकत, एक ताकत तो पैसे की है, कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज उनके पास जितना पैसा आज के दिन है उतना किसी के पास नहीं है। तो चुनाव में वो खुलकर पैसा खर्च करते हैं उनके उम्मीदवार। दूसरी बात जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत मजबूत संगठन बनाया है बूथ लेवल तक, और दूसरी पार्टियों का ये संगठन नहीं है। जहां पर दूसरी पार्टियां जीत भी गई हैं, वहां पर भी उनका संगठन इतना ग्रास रूट तक नहीं फैला हुआ है जितना भारतीय जनता पार्टी का फैला। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। और मैं तो मानता हूं, जो मेरा चुनावी अनुभव है उसके आधार पर, कि अगर आप बूथ तक नहीं पहुंचते हैं, बूथ में लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है, बूथ को जीतने की स्थिति में नहीं है, तो आपको चुनाव में कभी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यशवंत सिन्हा जी, आपने खुद ही इस बात को कहा जो कि अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है, वो ये कि
आप ही कह रहे हैं, अंग्रेजी में कहें तो लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि जो एक प्रतियोगिता हो रही है उसमें बराबर के खिलाड़ी नहीं हैं। एक खिलाड़ी है, उसका वजन और कद बहुत ज़्यादा है, दूसरे खिलाड़ी से जो कद में भी छोटा है, वजन में भी छोटा है, तो कैसे उम्मीद की जाए कि ये दोनों बराबर भाग पाएंगे? क्योंकि लोकतंत्र में जब तक ये लोकतंत्र की जो प्रतियोगिता है, जिसे हम चुनाव कहते हैं, जिसमें अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, जो कि देश में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके ऊपर भी हालांकि लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग, जहां दो राज्यों में जहां उनकी अभी सरकार है, वहां पर भी उनके ऊपर दबाव ये है कि वो भी बहुसंख्यकवाद की राजनीति करें। मैं खासकर राजस्थान का उदाहरण देना चाहती हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे वक्त में जबकि हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हों, यहाँ तक कि मैं कहूँगी लोअर जुडिशरी तक में भी जिस तरह से एक बहुसंख्यकवाद और एक जो सेंटिमेंटलिटी जो आगे बढ़ रही है, उसके मद्देनज़र आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बहुत ही स्वस्थ चुनाव होगा जिसमें बराबर का मौका मिलेगा? मैं 2024 का आपको जिक्र कर रही हूँ। कुछ तो कह रहे हैं लोग, कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी तो ये बैटल भी ओवर है, ये तो पता है कि क्या होने वाला है 2024 में। देखिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि चुनाव में मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, केवल एक फैक्टर नहीं काम करता है। केवल पैसे पर चुनाव जीता जाता तो जिनके पास ज़्यादा पैसा वही बराबर चुनाव जीतते, ऐसा तो नहीं हुआ है हमारे देश में। दूसरी बात कि केवल हिंदू मुसलमान या धार्मिक उन्माद को फैला के चुनाव जीता जाता तो भारतीय जनता पार्टी को शायद, या उसके पहले जनसंघ को, आरएसएस को इतना वक्त नहीं लगता सत्ता में आने में, वो तुरंत उसको भजा लेते। ऐसी बात नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। और मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा व्यक्तिगत अ, अनुभव के आधार पर कि संगठन बनाने में, बूथ लेवल तक संगठन बनाने में आपको लाखों करोड़ रुपए की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल आवश्यकता है लोगों को, अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करने की। और अगर आप अच्छी तरह से मोबिलाइज करके बूथ लेवल तक अगर आपने अपना संगठन खड़ा कर दिया तो आपको, आप चुनाव में हैं, आप हारेंगे जीतेंगे, वो जैसा मैंने कहा कि और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर काम होगा। मैं देश का विदेश मंत्री था 2004 में जब मैं चुनाव हार गया, लेकिन उसके बाद मैं लगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ चुनाव हारा, और लगातार लगकर हमने बूथ लेवल कमिटीज वगैरह सब बनाई, हर जगह घूम घूम के लोगों को प्रेरित किया कि भाई अपने जिम्मेदारी का एहसास, और वो धार्मिक उन्माद पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो है कि हिंदू मुसलमान पर ये नहीं, कि हमको अगर आपको विजयी बनाना है तो आपको ये काम बूथ लेवल पर करना पड़ेगा, ये काम आपको मंडल लेवल पर करना पड़ेगा। और कार्यकर्ता उत्साह में आए, उन्होंने किया, तो इसीलिए 2009 में फिर मैं दोबारा जीत सका वहां से। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आपको दिख रही है। मैं यशवंत सिन्हा जी, समय थोड़ा सा कम है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर जो अपोजिशन है हमारा, उसको अगर आप कोई 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहते हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि वो व्यक्ति जो कि भारत के एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्यूचर में जिसका यकीन है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भविष्य भारत का होगा, उसमें जिसका यकीन है, वो फिलहाल निराश महसूस कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि बहुसंख्यकवादी ताकतें जो कि हिंसा नफरत का इस्तेमाल कर रही हैं, पैसे का बोलबाला है, भारत का जो पूरा जो बिग मनी जिसे हम कहते हैं, बड़े पूंजीपति, वो भी इनके साथ हैं। ऐसे में ये बड़ी ही अनइवन, बहुत ही गैर बराबरी की लड़ाई है। और इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप ही के जैसे तजुर्बेकार व्यक्ति से, जो 2-2 बार मंत्रिमंडल का हिस्सा रहा और इतनी उम्र आपने गुजारी सिर्फ सियासत में ही, 3 कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अभी भी 2024 की का जो रण है वो पूरे तरीके से फाइनल नहीं है? देखिए, मैं मानता हूँ, मैंने आपसे कहा पहले भी कि मल्टीपल फैक्टर्स पर चुनाव में हार और जीत तय की जाती है। और इसीलिए 2024 को राइट ऑफ कर देना आज के दिन मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी, नंबर 1। नंबर 2, हम जानते हैं, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि देश में अनेक ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलता नहीं मिली, और वहां रीजनल पार्टी उन प्रदेशों में हुकूमत में है। तो इसलिए इससे बिल्कुल साफ होता है
और एक और बात मैं कह दूं कि इस देश का एक मिजाज है, और वो मिजाज इस बात की अनुमति नहीं देता है कि आप कट्टरवाद के नाम पर भारत देश को चलाने का प्रयास करें। लोग कुछ दिनों के बाद ऑलरेडी लोग उबना शुरू हो गए हैं, और जो कुछ हमारे को सामने नजर आ रहा है, शायद उससे हमको जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी, और फिर हम सही रास्ते पर आ जाएंगे। मैं निराश नहीं हूँ आज के दिन, मैं पूरी तरह से आशावादी हूँ कि देश की जनता को अंततः फाइनली उनको जो रोजी रोटी का मुद्दा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखेगा, एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखेगा, और ये जो एक टेम्पररी ब्लिप है सांप्रदायिकता का, वो नहीं चलेगा, और जो लोग इस तरह से चल रहे हैं उनको सफलता नहीं मिलेगी, और देश अपने सदियों पुरानी जो उसकी व्यवस्था है उसके अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो इसलिए 2024 को मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज को मेरा ये सुझाव है कि आप जहाँ जहाँ मजबूत हैं या अपने को मजबूत कर सकते हैं, वहां पर आप अपने को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। होता क्या है अरफा जी, होता ये है कि कौन बनेगा, सब राजनीतिक दल क्या एक होंगे, नहीं होंगे, अगर एक होते हैं तो प्रधानमंत्री का दावेदार क्या कौन होगा, ये सारी बातें डिस्कशन में आ जाती हैं, और जो भी प्रयास इसके लिए होता है वो शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाता है। ये इसमें नहीं फंसना है। मैं तो बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, कोई पॉलिटिकल यूनिटी की जरूरत नहीं है ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। जो जहां मजबूत है वो अपने को वहां मजबूत रखे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे। और चुनाव आफ्टर चुनाव में ये बात सामने आई है कि लोग समझ लेते हैं कि किन दो दलों में टक्कर है, और अगर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ कोई एक ऐसी पार्टी है जो उसको टक्कर दे रही है, तो जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहता है वो सब वोट उसको जाते हैं। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में चाहे पंजाब में एक उदाहरण है कि लोगों ने उसको क्यों उनको सत्ता में लाया, क्योंकि उनको लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी का ये मुकाबला कर सकती है। तो इसलिए बाइपोलर पॉलिटिक्स जनता स्वयं पैदा करती है वो परिस्थितियां, और राजनीतिक दल चाहे न चाहें उनको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए मेरा सुझाव है कि ये जो बेकार की बातें हैं कि सब दल एक इकट्ठे आ जाएं, प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। किसकी जहां ताकत है वो वहां रहे, वहां भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशवंत सिन्हा जी हमसे बातचीत करने के लिए। आप कह रहे हैं विपक्ष को भी हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि अभी जो है वो 2024 की लड़ाई अभी ओवर नहीं है, उसको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर से बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।